दिस इज़ अंकित एंड वेलकम टू द टीचर्स। तो हम अपनी लास्ट क्लास में जैसा कि हम पढ़ रहे थे कि एजुकेशन के बारे में पढ़ रहे थे, शिक्षा के बारे में। तो उसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं और उससे पहले आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते चलिए चैनल को और बेल आइकन को भी दबाते चलिए। देखिए सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहे हैं और तो थोड़ा सा डिमोटिवेट होने लगता है कोई भी व्यक्ति हो, लेकिन फिर भी चलिए कोई बात नहीं है, हम कंटिन्यू करेंगे अपनी आज की क्लास को। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। तो देखिए शिक्षा के बारे में हम पढ़ रहे थे, हम कंटिन्यू शिक्षा के बारे में ही डिस्कशन कर रहे हैं अपना। तो आज भी हम अब शिक्षा किस तरीके से दी जाती है, क्या होती है शिक्षा, इन सब चीज़ों, शिक्षा का अर्थ हमने समझा। ठीक है, शिक्षा के अर्थ का मतलब क्या होता है ये भी हमने सब समझा। अब हम देखते हैं शिक्षा के प्रकार, टाइप्स ऑफ एजुकेशन। तो शिक्षा के प्रकार से क्या आप सोचिए, यदि आपको कोई भी शिक्षा मिल रही है तो एक प्रश्न आता है दिमाग में हमेशा कि हमें शिक्षा किस प्रकार की मिल रही है, हम किस प्रकार की शिक्षा ले रहे हैं। यदि हम विद्यालय जाकर के पढ़ रहे हैं तो विद्यालय में जाकर के जो शिक्षा हमें मिल रही है वो किस प्रकार की शिक्षा है, क्या जरूरत है शिक्षा की, क्या आवश्यकताएं हैं शिक्षा की। इन सभी चीज़ों के बारे में हम प्रॉपर डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम समझें कि शिक्षा के प्रकार क्या होते हैं। तो कितने प्रकार होते हैं शिक्षा, शिक्षा के प्रकार कितने होते हैं, इस सब चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। कितने प्रकार में बांटा गया है शिक्षा को और कौन से प्रकार में किस प्रकार की शिक्षा दी जाती है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो देखिए बहुत से लोगों ने, जो शिक्षा शास्त्री हुए, विद्वान हुए, उन सभी ने ये माना कि शिक्षा के जो प्रकार होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं अब ये भी देख लेते हैं। तो शिक्षा के जो हैं वो 3 प्रकार हैं। पहला नंबर औपचारिक यानी फॉर्मल एजुकेशन, और दूसरा नंबर अनौपचारिक यानी इनफॉर्मल एजुकेशन, और तीसरा जो हमारा है वो है निरौपचारिक शिक्षा यानी कि नॉन फॉर्मल एजुकेशन। तो शिक्षा के यदि प्रकारों की बात की जाए तो शिक्षा के 3 प्रकार होते हैं। टाइप्स ऑफ एजुकेशन कितने, तो 3। पहला नंबर फॉर्मल एजुकेशन, दूसरा सेकंड नंबर हमारा जो होगा वो होगा इनफॉर्मल एजुकेशन, एंड लास्ट एंड थर्ड नंबर हमारा होगा नॉन फॉर्मल एजुकेशन। ठीक है, तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे कि औपचारिक शिक्षा जो है वो किसे कहते हैं। औपचारिक शिक्षा, औपचारिक शिक्षा में क्या आता है। देखिए नाम से भी आप समझ सकते हैं कि औपचारिकताएं जो की जाती हैं, जैसे हम कहते नहीं है किसी भी काम को, भाई औपचारिकताएं करनी है हमें, ठीक है, या औपचारिकताएं कर दीजिए, तो उसी से ये रिलेट किया गया, ये शब्द उसी से लिया गया है। औपचारिकताएं ही इस शिक्षा के तौर पे की जाती हैं। जो औपचारिक शिक्षा होती है उसमें सिर्फ औपचारिकताएं ही होती हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि ये गलत है, लेकिन कैसे होती हैं औपचारिकताएं ये हम आगे अभी डिस्कशन करेंगे। फिर उसके बाद अनौपचारिक शिक्षाएं, कौन सी शिक्षाएं होती हैं, कैसी किस प्रकार की शिक्षाएं, जो कैसी शिक्षाएं जो हमें मिलती हैं वो अनौपचारिक होती हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। और निरौपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं, हम इसके बारे में भी आज फुल डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अपनी औपचारिक शिक्षा के बारे में। ठीक है, तो औपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं, तो चलिए इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। औपचारिक शिक्षा यानी फॉर्मल एजुकेशन, और पहला पॉइंट हमारा है औपचारिक शिक्षा को नियमित तथा व्यवस्थित शिक्षा प्रणाली के रूप में भी जाना जाता है। देखिए इस पॉइंट का क्या मतलब है, इसको समझिए। ये जो मैं लिखा करता हूं, तो ऐसा नहीं है, मैं चाहूं तो काफी बड़ा लिख करके भी आपको बता सकता हूं, लेकिन पॉइंट टू पॉइंट लिखने से हमारे अंदर जो पॉइंट्स हम बताएंगे वो लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, याद हो जाएगा। और मेरा हमेशा से एक ही मोटिव रहता है, मैं कभी लिखवाना नहीं चाहता हूं, मैं लिखवा करके आपको रख दूं, मैं वो नहीं चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि जो मैं यहां पर बताऊं वो आप लिखें ना, बल्कि उसे इतना याद कर लें कि जीवन में, भाई हर एक चीज को, शिक्षा जो भी हम शिक्षा ले रहे हैं या जो भी हम सीख रहे हैं, उसे किसी ना किसी चीज में रिलेट करते चलिए। यदि आप किसी ना किसी चीज में उसे रिलेट करते जाएंगे तो वो आपको कभी नहीं भूलेगी, और यदि आप उसे रिलेट नहीं करेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे, तो एक ना एक दिन आकर आप उसको भूल जाएंगे। ये लिख लीजिए, आप इसको लिख सकते हैं।
और लिख करके कहीं भी टांग सकते हैं कि हम जो भी चीज सीखें उसे हम याद ना करें, याद ना करने की जगह उसको हम किसी ना किसी तरीके से रिलेट करें, या हम एग्जाम्पल के बेस पे उसे रिलेट कर सकते हैं या अपनी लाइफ में उसे रिलेट कर सकते हैं और जोड़ करके उसको समझ सकते हैं। तो चलिए, पहला नंबर है औपचारिक शिक्षा को नियमित तथा व्यवस्थित शिक्षा प्रणाली के रूप में जाना जाता है। तो क्या है ये नियमित और व्यवस्थित शिक्षा प्रणाली? देखिए, औपचारिक शिक्षा को मैं यदि एक शब्द में कहूं तो वो नियमित यानी निश्चय या फिक्स, आप जो भी उसे शब्द दे सकें। इसमें ना जो जितनी भी चीजें होंगी वो सारी की सारी फिक्स होंगी, व्यवस्थित होंगी। व्यवस्थित और फिक्स का क्या मतलब है? देखिए, आपको एक पाठ्यक्रम दे दिया जाएगा, ठीक है, उसे आप नियमित तरीके से फॉलो करेंगे, आपको पढ़ना पड़ेगा, ये सारी चीजें। और व्यवस्थित का क्या मतलब है? व्यवस्थित का मतलब ये है कि आपको जो भी कार्य करने हैं इसमें व्यवस्थित ढंग से करने होंगे। यदि आप विद्यालय जाते हैं तो आपको 9 बजे विद्यालय रोज जाना होगा, क्योंकि आपकी 9:20 पे प्रेयर होगी और पहला पीरियड आपका 9:30 पे चालू हो जाएगा। तो आपको 9 बजे हर हालत में विद्यालय पहुंचना ही पहुंचना होगा। ये एक नियम बना दिया जाएगा, ये नियमित तरीके से आपको चलना होगा। संडे ऑफ रहेगा, बाकी 6 डेज आपको कॉलेज जाना ही जाना होगा, कंपलसरी होगा। ठीक, व्यवस्थित की बात करें तो व्यवस्थित किस तरीके से? पूरा का पूरा पाठ्यक्रम व्यवस्थित कर दिया जाता है कि कक्षा 8 में आपको ये किताबें पढ़नी है, कक्षा 9 में आपको ये, और कक्षा 10 में आपको ये। एक साल पढ़ेंगे आप, उसके बाद आपका ये कोर्स हट जाएगा और दूसरा कोर्स आएगा। यदि पहले दिन आपको हिंदी वाले सर ने हिंदी पढ़ाई है तो सेकंड डेज भी आपको हिंदी वाले सर ही हिंदी पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं है कि पहले दिन आपको गणित वाले सर आए, दूसरे दिन हिंदी वाले, तीसरे दिन सामाजिक वाले सर आए। ऐसा नहीं है, व्यवस्थित तरीके से क्लासें चलेंगी। आपका पहला पीरियड, दूसरा पीरियड, तीसरा पीरियड, चौथा पीरियड, फिर इसके बाद आपके आगे के पीरियड चलेंगे। ऐसा नहीं है कि पहले आपका चौथा पीरियड वाले सर आ गए और उन्होंने पढ़ा दिया कि भाई आज मुझे जाना है, जल्दी काम है, मैं पढ़ा करके आपका निकला जाता हूं। तो ये औपचारिक शिक्षा में नहीं होता है। ठीक है, तो औपचारिक शिक्षा कैसी है? नियमित और व्यवस्थित शिक्षा प्रणाली है औपचारिक शिक्षा। इसके बाद दूसरी बात करें इसमें कि शिक्षा व्यवस्था में एक निश्चित योजना बनाई जाती है। ठीक है, तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि ये जो है वो फिक्स है। तो निश्चित योजना कैसे बनाई जाती है? आपको पढ़ाने से पहले एक प्लान बनाया जाता है। आपने भी बनाया होगा, जैसे आपकी कहीं टीचिंग लगती है, जैसे फर्स्ट ईयर वाले बच्चे हैं ये, तो अब आप लोगों को या तो फर्स्ट ईयर में टीचिंग लग जाएगी, यदि नहीं फर्स्ट ईयर में लगेगी तो सेकंड ईयर में आपकी टीचिंग लग जाएगी। तब आपको एक लेसन प्लान बनाना होगा, उस प्लान के अकॉर्डिंग ही आप आगे अपनी क्लास कंटिन्यू करेंगे। वो आप लेकर के क्लास में जाएंगे, उसी के आधार पर आप अपनी पूरी क्लास को खत्म करेंगे। तो इसमें भी औपचारिक शिक्षा में भी एक निश्चित योजना बनाई जाती है। अब योजना कैसी बनाई जाती है? योजना देखिए, अब विद्यालय में जाएंगे आप, या महाविद्यालय में जाएंगे, या विश्वविद्यालय, ये औपचारिक शिक्षाओं की संस्थाएं हैं। विद्यालय हो, महाविद्यालय हो या विश्वविद्यालय हो, ये औपचारिक शिक्षाओं की क्या है? संस्थाएं हैं। इन्हीं संस्थाओं द्वारा औपचारिक शिक्षा चलाई जाती है। ठीक है, तो यहां पर एक व्यवस्थित प्रणाली होती है, एक निश्चित योजना होती है। निश्चित योजना कैसी होती है कि भाई वो आपको पूरे तरीके से प्लान बता देंगे कि इस तरीके से आपको पढ़ना है, वो निश्चित तरीके से आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, कक्षा 8 में आप 1 साल ही पढ़ेंगे। यदि आप परीक्षा देने के बाद पास हो गए तो आप कक्षा 9 में जाएंगे, और यदि फेल हो गए तो फिर आप कक्षा 8 में पढ़ेंगे। अब ये नहीं है कि आप फेल हो गए, कक्षा 8 में आप पढ़ रहे हैं, आप कहें मेरा 2 महीने में कोर्स कंप्लीट हो गया, मुझे कक्षा 9 में पहुंचा दीजिए। तो ऐसा नहीं, फिर आपको साल भर पढ़ना ही पढ़ना होगा। इसके बाद बात करें हम तीसरे पॉइंट की, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। औपचारिक शिक्षा में ये पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसके बिना औपचारिक शिक्षा कंप्लीट ही नहीं होती है। यही औपचारिक शिक्षा का मेन पॉइंट है कि आप इसको समझ लीजिए। इसको समझने के बाद आपको यह समझ में आ जाएगा कि औपचारिक शिक्षा भाई, इससे आगे औपचारिक शिक्षा का कुछ भी नहीं है। तो ये क्या है कि शिक्षा की समाप्ति के बाद, यहां पर बाद होगा, वो टाइपिंग में गलत हो गया, तो ठीक है, शिक्षा की समाप्ति के बाद परीक्षा लेने और प्रमाण पत्र देने की व्यवस्था होती है। ये औपचारिक शिक्षा में ही होती है कि परीक्षा ली जाए और प्रमाण पत्र दे दिया जाए। अब आप इसे दो तरीके से समझिए, पॉजिटिव भी समझिए और नेगेटिव भी समझिए। इसका पॉजिटिव वे क्या है कि भाई आप कैसे ये समझ पाएंगे कि व्यक्ति अब योग्य हो गया है।
योग्यता उसकी कैसे समझ में आएगी? आप उसकी परीक्षा लेंगे तभी योग्यता उसकी समझ में आएगी। भाई बिना परीक्षा लिए तो योग्यता किसी व्यक्ति की समझ में आ नहीं सकती। कोई लिख के तो घूमता नहीं कि भाई मैं इतना योग्य हूं, या कोई चिल्लाए कि मैं योग्य हूं और आप उसे समझ लें कि हाँ वो योग्य है, ऐसा तो नहीं है। ज्यादा बोलने वाले व्यक्ति को आप बेवकूफ ही कहते हैं, कहते ज्यादा बोलता है, ठीक है। लेकिन वहीं कहीं योग्य व्यक्ति ज्यादा बोले तो आप कहते हैं वाह क्या विद्वान आदमी है। देखिए दोनों तरीके होते हैं। आप यदि अच्छा बोलेंगे और अधिक बोलेंगे तो आपको योग्य बोला जाएगा, और वहीं आप कुछ फालतू की चीजें बोल रहे हैं और ज्यादा बोलेंगे तो आप फिर वहां अयोग्य कहलाएंगे। तो यहां पर भी यही बात है कि भाई परीक्षा क्यों ली जाए? परीक्षा इसलिए ली जाए ताकि एक क्लास से दूसरी क्लास में पहुंचाने का कोई ना कोई तो ऐसा साधन होना चाहिए, कोई ना कोई ऐसा मार्ग होना चाहिए। वो मार्ग हमारा परीक्षा ही है। इस परीक्षा से गुजरने के बाद ही आप अगली क्लास की तरफ जा सकते हैं। और वो किस तरीके से? भाई आप जब परीक्षा देंगे तो उसमें कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, और यदि आपको उसके उत्तर आते हैं तो आप उसको लिख देंगे। यदि आप योग्य हैं तो आपको उसके उत्तर आते होंगे तो आप उसे लिख देंगे, और लिखने के बाद आप पास होकर के अगली क्लास में चले जाएंगे। बात कर और ठीक है, फिर उसके बाद बात करें इसके नकारात्मक पॉइंट की, नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो नेगेटिव पॉइंट इसका यह है कि किसी भी व्यक्ति से आप 10 सवाल पूछकर यह निर्धारित नहीं कर सकते हैं कि वो योग्य है या योग्य नहीं है। भाई आप उससे 10 सवाल पूछ करके उसकी योग्यता का ठप्पा आप नहीं उसे लगा सकते हैं कि वो योग्य है कि नहीं है। अब वो कैसे? यदि आप समझिए, आप मेरी बात को, दो बच्चे हैं, दो बालक हैं जो कक्षा 7 में पढ़ते हैं, ठीक है। अब दोनों बालकों की परीक्षा होनी है। परीक्षा हुई, दोनों बालक परीक्षा में बैठे। पहला बालक जिसने सालों भर पढ़ाई की है, पूरा सिलेबस उसे आता है, उसने सब कुछ पढ़ा हुआ है, लेकिन ऐसे 10 प्रश्न परीक्षा पत्र में आ गए जो उसे नहीं आते। सिर्फ वो 10 प्रश्न ही नहीं उसे आते हैं, उसके अलावा उसे सारे प्रश्न आते हैं। और दूसरा बालक जिसने साल भर पढ़ाई नहीं की, मटर गश्ती की, और उसने 2 दिन पहले पढ़ाई की और उन 10 प्रश्नों को ही पढ़ लिया जो परीक्षा में आ गए। उसको सिर्फ वही 10 प्रश्न आते थे, उसके अलावा और कुछ नहीं। उसकी किस्मत अच्छी थी, ये बात मान लेंगे, लेकिन उसको सिर्फ वही 10 प्रश्न आते थे और उसने वो 10 प्रश्न कर दिए, ठीक। अब जिस व्यक्ति को पूरा कोर्स आता था, पूरा सिलेबस उसने कंप्लीट किया, साल भर पढ़ा, उसको 10 प्रश्न नहीं आते थे, वो तो फेल हो जाएगा। लेकिन दूसरा व्यक्ति जो साल भर जिसने पढ़ा नहीं, मटर गश्ती की है, उसने 2 दिन पहले पढ़ा और वही प्रश्न पढ़े और वही प्रश्न उसके प्रश्न पत्र में आ गए, उसने लिख दिया और वो पास हो गया। तो अब आप बताइए, क्या वो व्यक्ति योग्य है जो पास हो गया, या जो फेल हो गया वो योग्य है? आप किस तरीके से उसको समझेंगे? भाई अब उसे तो पूरा आता है, अब उसने फेल हो गया लेकिन फिर भी, तो ये कहीं ना कहीं नकारात्मकता है इसमें। लेकिन अब किस तरीके से आगे बढ़ाएंगे बच्चे को, ये तो सोचना ही पड़ेगा, तो उसके लिए परीक्षा रख दी। दूसरी बात करें हम प्रमाण पत्र की। अब प्रमाण पत्र में पॉजिटिव और नेगेटिव, इसमें क्या पॉजिटिव और नेगेटिव है? देखिए, आप किसी के प्रमाण पत्र से ये नहीं समझ सकते कि ये व्यक्ति एजुकेटेड है या नहीं है। आप प्रमाण पत्र की आवश्यकता आपको क्यों पड़ती है? प्रमाण पत्र की आवश्यकता आपको इसलिए पड़ती है ताकि आप दूसरे व्यक्ति को ये दिखा सकें कि मैं एजुकेटेड हूं, मैं इतना पढ़ा लिखा हूं। वही तो एक तरीका है जिससे आप बता सकते हैं लोगों को। या तो आप अपनी योग्यता सिद्ध करेंगे तो कुछ लोग समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी व्यक्ति प्रमाण पत्र मांगेगा तो आप उस प्रमाण पत्र को दिखाएंगे। यदि आप किसी फॉर्म को भरने जाते हैं तो आपसे पहले डिग्रियां पूछी जाती हैं। आप किसी जॉब के लिए जाते हैं तो आपसे आपकी डिग्री पूछी जाती है, आपका प्रमाण पत्र देखा जाता है। तो भाई प्रमाण पत्र की वहां आवश्यकता आपको पड़ी। लेकिन क्या आप ये तय कर सकते हैं कि जो व्यक्ति प्रमाण पत्र लिए है वास्तविकता में वो इस नौकरी के योग्य है? भाई हो सकता है कि वो ऐसे बैकग्राउंड से आया हो, वो नकल पा गया हो, या ये वो ऐसा बालक हो जिसने वो 10 प्रश्न ही पढ़े हैं और उसके दम पे वो पास होकर के आ गया हो और प्रमाण पत्र लेके आ गया हो, तो भी तो दिक्कत है। तो आप इसमें ये भी नहीं मान सकते हैं कि भाई वो तो होशियार बालक है, 80% बनी है उसकी, हो सकता है वो नकल करके आया हो, ये भी तो हो सकता है। लेकिन अब प्रमाण पत्र है तो आपको मानना पड़ेगा कि वो योग्य व्यक्ति है, और दूसरे व्यक्ति जो फेल हो गया है उसके पास कोई प्रमाण पत्र नहीं है, आप उसे अयोग्य ही मानेंगे और उसको अपनी पढ़ाई पूरी करनी पड़ेगी दोबारा से।
तो ये इसकी नकारात्मकताएं भी हैं और सकारात्मकताएं भी हैं। लेकिन अब किसी ना किसी तरीके से तो व्यक्ति को आगे बढ़ाना होगा, तो परीक्षा ली जाती है और फिर उसके बाद उसको कैसे प्रूफ किया जाए तो उसके लिए उसको प्रमाण पत्र दिया जाता है। तो ये दोनों बातें हैं, नकारात्मकता है तो सकारात्मकता भी है और सकारात्मकता ज्यादा है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम अपने अगले पॉइंट के बारे में बात करते हैं। औपचारिक शिक्षा व्यक्ति, समाज तथा राष्ट्र की आवश्यकताओं की को पूरा करने के लिए दी जाती है। अब देखिए यहां पर इसका सबसे ज्यादा रोल है, और रोल कैसे, अब इसको समझिए आप। तो रोल इसका इस तरीके से कि यदि बात की जाए कि व्यक्ति, समाज तथा राष्ट्र, पहली बात तो ये समझिए कि व्यक्ति क्या है, समाज क्या है और राष्ट्र क्या है। तो व्यक्ति तो आप समझते हैं, आप पर्टिकुलर अकेले व्यक्ति हैं, आपको ही व्यक्ति बोला जाएगा। ठीक है, आप एक हैं तो आप व्यक्ति हो गए, लेकिन आप जैसे कई मिल करके एक समूह, एक संगठन बना लेते हैं, उसे हम समाज कहते हैं। ठीक है, और ऐसी ही कई समाजें मिल करके एक राष्ट्र का निर्माण करती हैं। ठीक, तो इन सभी चीजों का औपचारिक शिक्षा से क्या महत्व है, अब इसको समझिए। देखिए औपचारिक शिक्षा जो आपकी है, औपचारिक शिक्षा आपको मिलती कहां से है? औपचारिक शिक्षा आपको विद्यालय से मिलती है, औपचारिक शिक्षा आपको महाविद्यालय से मिलती है, औपचारिक शिक्षा आपको विश्वविद्यालयों से मिलती है। तो ये राष्ट्र में किस तरीके से हितकारी है, समाज में किस तरीके से हितकारी है, और यदि व्यक्ति विशेष के तरीके से किस तरीके से हितकारी है। अब आपको मैं बताऊं एक बात, आप अपने विद्यालय में नहीं गए हैं, कोई एक व्यक्ति है जो विद्यालय नहीं गया है कभी, ठीक है, दूसरा व्यक्ति है जो विद्यालय गया है। ठीक, तो आपकी जो शिक्षा है, आप घर में रह करके कितना पढ़ सकते हैं ये अलग बात है, लेकिन आपको विद्यालय जाएंगे तो आपका जो शिक्षा होगी वो बढ़ेगी। ठीक, अब जब आपकी शिक्षा बढ़ेगी, आप समझिए आप दो व्यक्ति हैं, कोई एक ने शिक्षा ली, अच्छी शिक्षा ली और वो डॉक्टर इंजीनियर बन गया, दूसरे ने शिक्षा नहीं ली, वो चोर डाकू बन गया। अब यदि चोर डाकू जिस समाज में रहेगा उस समाज में क्या होगा, आप खुद समझिए। उस समाज में चोरी की बातें होगी और डकैती की बातें होंगी, मारकाट की बातें होंगी, इन सभी चीजों की बातें होंगी। ठीक, और यदि वहीं पर उसी दूसरी तरफ एक समाज देखी जाए तो वो जो समाज होगी जिसमें डॉक्टर, इंजीनियर, वकील ये सारे के सारे बैठे हैं, तो वो अलग तरीके की बातें होंगी। भाई अध्यापक सोचेगा कि मैं अपने बच्चों को किस तरीके से पढ़ाऊं ताकि वो और आगे जाएं, समाज का विकास करें या राष्ट्र का विकास करें, वो इस तरीके से सोचेगा। कोई डॉक्टर होगा वो सोचेगा मैं कैसे कम पैसों में ज्यादा सुविधाएं दे सकूं, लोगों को, मरीजों को ठीक कर सकूं, है कोई बीमारी फैल रही है तो उसको कैसे ठीक किया जा सके। कोई वैज्ञानिक है तो वो सोचेगा कि यदि कोई महामारी फैली हुई है तो मैं उसको कैसे कंट्रोल कर सकूं, उसके लिए दवा कैसे बना सकूं, या कहीं दूसरी जगह जाना है तो उसके लिए साधन कैसे तैयार कर सकूं। ये सारी चीजों के बारे में डिस्कशन होगा वहां पर। तो ठीक है, तो अब यदि कोई व्यक्ति जब बढ़ेगा, अब आप ये बताइए जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा वो ज्यादा पढ़ेगा बढ़ेगा या जो बिना पढ़ा लिखा होगा वो ज्यादा बढ़ेगा। देखिए बातें तो आदमी कह देता नहीं भाई एक्सपीरियंस के अनुसार, उसे एक्सपीरियंस आया कहां से, आप ये बताइए। किन्हीं दो व्यक्तियों ने दुकान रखी, ठीक, कोई व्यापार शुरू किया एक साथ, एक पढ़ा लिखा है एक बिना पढ़ा लिखा है। पढ़े लिखे व्यक्ति को पता है कि प्राइवेट कंपनियां हैं और गवर्नमेंट बैंक में लोन देने के लिए कहती है हमें, बैंक हमें लोन प्रोवाइड करवाता है, हम अपने व्यापार को बढ़ा सकते हैं। उसने 6 महीने में अपने व्यापार को ब्रॉड लेवल में पहुंचा दिया। वहीं दूसरा व्यक्ति है उसे इन सारी चीजों के बारे में पता ही नहीं क्योंकि वो पढ़ा लिखा नहीं है, तो वो अपनी जितनी पूंजी उसने लगाई थी उसी में धीमे धीमे बढ़ा रहा है। ठीक, वो व्यक्ति जो पढ़ा लिखा है उसने 6 महीने में अपने व्यापार को ब्रॉड लेवल में पहुंचा दिया, लेकिन वो जो दूसरा व्यक्ति है वो अभी भी वहीं पर बैठा है और धीमे धीमे बढ़ा रहा है कि 100 रुपए लगाए थे अब जाके भाई 110 लगा रहा हूँ, 120 लगा रहा हूँ, वो अभी यहीं पर चल रहा है और लाखों में खेलने लगा। तो शिक्षा का योगदान यहाँ पर है, व्यक्ति के, एक पर्टिकुलर व्यक्ति के ऊपर है। ठीक है, अब बात की जाए यहीं पे समाज में, यदि वो व्यक्ति अकेला, एक व्यक्ति पढ़ करके इतना आगे बढ़ सकता है तो 2 4 10 20 आदमी मिल करके भी आगे बढ़ेंगे, और जब वो सब मिल करके आगे बढ़ेंगे और एक समूह बनाएंगे, उसे ही तो समाज कहते हैं। तो समाज बढ़ेगा, और जब समाज बढ़ेगा तो स्वाभाविक सी बात है कि राष्ट्र भी हमारा बढ़ेगा। यदि हमारे राष्ट्र में कोई भी विकास होता है
ठीक है। तो उसका प्रभाव हमारे समाज में कोई विकास हुआ तो उसका प्रभाव किस में पड़ता है? कोई व्यक्ति कोई खोज कर लेता, उसका सीधा प्रभाव हमारी समाज में, हमारे राष्ट्र में पड़ता है। ठीक, ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर एक व्यक्ति वो अपने लिए कमा रहा है, ऐसा नहीं, वो 1000 लोगों को जॉब प्रोवाइड करवा रहा है, वो 1000 लोगों का पेट भर रहा है, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था आगे जाती है और देश, राष्ट्र हमारा आगे जाता है। तो ये सब संभव है औपचारिक शिक्षाओं से ही। औपचारिक शिक्षा से कैसे संबंधित है? क्योंकि व्यक्ति पढ़ेगा कहाँ जा करके, डिग्री कहाँ से प्राप्त करेगा, नौकरी कहाँ से करेगा? तो वो जब विद्यालय जाकर के औपचारिक शिक्षाएं लेगा, उसके बाद ही वो पढ़ लिख करके नौकरी कर सकता है, अपना समाज का और राष्ट्र का हित कर सकता है। तो ये राष्ट्र की आवश्यकताओं के लिए जरूरी ही जरूरी है। यदि पढ़े लिखी समाज नहीं होगी तो उस राष्ट्र का कोई भला नहीं हो सकता है, आप ये बात समझ लीजिए। ठीक है, तो इसके बाद बात करते हैं अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट हमारा ये है कि औपचारिक शिक्षा द्वारा प्राप्त ज्ञान व्यक्ति डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, अध्यापक आदि बन सकता है। देखिए, मैंने अभी भी बताया कि कोई पढ़ लिख करके डॉक्टर, वकील बनता है तो वो किस तरीके की बातें करता है, और वो ये सारी चीजें प्राप्त कैसे कर सकता है। अब आप समझिए, आप अपने ऊपर अमल कीजिए इस बात को कि आप एक बीएड के स्टूडेंट हैं। आप बीएड क्यों कर रहे हैं और बीएड आप कहां से कर रहे हैं? पहले 2 सवालों के जवाब लीजिए अपने आप से कि बीएड आप क्यों कर रहे हैं और बीएड आप कहां से कर रहे हैं। तो क्यों का जवाब मैं दे देता हूं पहले, कि आप बीएड इसलिए कर रहे हैं ताकि आप अध्यापक बनना चाहते हैं। अब अध्यापक आप किस तरीके के बनेंगे? प्राइवेट बनते हैं, गवर्नमेंट बनते हैं, या किसी भी तरीके के बने, लेकिन बनेंगे आप अध्यापक ही। ठीक है, और दूसरी बात, आप कहां से कर रहे हैं ये भी मैं आपको बता देता हूं। तो आप या तो किसी विश्वविद्यालय से कर रहे हैं या आप किसी महाविद्यालय से कर रहे हैं, इन्हीं दोनों, डिग्री कॉलेज से कर रहे हैं या यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, इन्हीं दोनों जगहों से आप बीएड कर रहे होंगे अपना। तो और यहां से क्या मिलता है आपको? औपचारिक शिक्षाएं। तो औपचारिक शिक्षाएं जब तक आप नहीं लेंगे, औपचारिक शिक्षा जब तक आप नहीं लेंगे, तब तक आप ये सब नहीं बन सकते। ना आप डॉक्टर बन सकते हैं, ना आप इंजीनियर बन सकते हैं, ना आप वैज्ञानिक बन सकते हैं, और ना ही आप अध्यापक बन सकते हैं। तो इन सभी के लिए औपचारिक शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, अब देखिए, कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो औपचारिक शिक्षाएं देती हैं। अब वो कौन सी औपचारिक संस्थाएं? तो विद्यालय, मैंने आपको पहले ही बताया, पुस्तकालय, धार्मिक संस्थाएं, विज्ञान भवन, संग्रहालय। अब इनसे किस तरीके से आपको शिक्षा मिलती है, इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। विद्यालय है, यदि कोई विद्यालय है तो विद्यालय में आप कैसे कहेंगे कि विद्यालय में औपचारिक शिक्षा मिलती है? पहली बात तो ये। ठीक, और तो इसको समझते हैं कि विद्यालय में औपचारिक शिक्षा कैसे मिलती है। मैंने आपको पहले बताया कि औपचारिक शिक्षा जो है वो नियमित है, व्यवस्थित है, निश्चित है। अब आप सोचिए 1 मिनट के लिए कि भाई विद्यालय में क्या होता है। विद्यालय में क्या होता है आपको खुद समझ में आ जाएगा कि भाई विद्यालय में नियमित शिक्षा चलती है, व्यवस्थित तरीके से शिक्षा चलती है, एक निश्चित प्लान होता है उनका पढ़ाने का। आपको सुबह 9 बजे जाना होगा विद्यालय, वहां जाकर के आपको प्रेयर करनी होगी, प्रेयर करने के बाद आपकी पीरियड चालू होंगे। ठीक है, और फिर उनकी एक व्यवस्थितता होगी, कैसी कि उनके अपने खुद के नियम होंगे। आपको व्हाइट पैंट और व्हाइट शर्ट में ही जाना है विद्यालय, आप नहीं जाएंगे तो आपको बाहर निकाल दिया जाएगा, या कुछ दंड भी दिया जा सकता है। वैसे दंड देना गलत बात है, सरकार कहती है, हमारी समाज कहती है ये बात कि दंड नहीं देना चाहिए, लेकिन कहीं ना कोई दंड होना चाहिए। यदि नहीं है तो बच्चा नहीं समझेगा, लेकिन फिर भी ठीक है, दंड नहीं दिया जाएगा, लेकिन आपको क्लास से बाहर निकाल दिया जाएगा। वो आपके लिए दंड के समान ही है, क्योंकि आप अपनी क्लास कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, आप फेल हो सकते हैं उससे। ठीक है, तो वहां पर व्यवस्थित सारी चीजें चलती हैं। ऐसा तो है नहीं कि आप लेट करके पढ़ें या बैठ करके भी पढ़ें, किसी भी तरीके से आप पढ़ें। जैसे इस समय आप पढ़ रहे हैं, आप हो सकता है रजाई के अंदर घुस के पढ़ रहे हो, है, या आप कहीं खाना खा रहे हैं और आप पढ़ रहे हैं, कहीं बस में बैठे हैं फिर भी आप कानों में ईयरफोन लगाकर पढ़ रहे हैं। लेकिन चलिए ठीक है, आप पढ़ तो रहे हैं, लेकिन औपचारिक शिक्षाएं जो हैं वो आप इस तरीके से नहीं ले सकते। उसमें आपको व्यवस्थित तरीके से बैठना होगा और फिर पढ़ना होगा। ठीक, बात की जाए पुस्तकालय की, पुस्तकालय औपचारिक शिक्षाओं में कैसे आता है? अब कुछ लोग हैं जो ये कहेंगे कि पुस्तकालय हुआ, संग्रहालय हुआ, धार्मिक संस्थाएं, विज्ञान भवन, ये सारी जगह जो हैं वो औपचारिक शिक्षा में आती नहीं, अनौपचारिक शिक्षा में आती है। तो आप मुझे एक बात बताइए कि ये औपचारिक शिक्षा में कैसे नहीं आती? मैं
ये यहाँ डिस्कशन कर सकता हूँ इस बारे में कि ये क्यों नहीं आती। अब इसके दोनों पहलू हैं, आप इसे अनौपचारिक शिक्षा में रख सकते हैं, रखना हो तो ये आपकी इच्छा है, लेकिन ये औपचारिक शिक्षा में आते हैं। ठीक है, वो कैसे आते हैं? अब पुस्तकालय आप जाते हैं, समझिएगा बात को, तो जहां पर भी आपको निश्चित, नियमित और व्यवस्थित तरीके से बैठना पड़े, पढ़ना पड़े, वो आपकी औपचारिक शिक्षा में आती है। ठीक, तो आप पुस्तकालय जाते हैं, पुस्तकालय में आप लेट कर तो नहीं पढ़ सकते हैं, शोर तो नहीं मचा सकते, वहां के खुद के नियम होंगे। वो जो वहां टीचर एक बैठा होगा, आप उसे टीचर कहिए या आपका गाइडेंस कहिए, जो भी होगा वहां पर देख रेख के लिए, वो आपको ये जरूर बताता रहेगा कि आप भैया शांत होकर के पढ़िएगा, क्योंकि दूसरे लोगों का डिस्टर्ब हो जाएगा। उसके बाद पुस्तकालय का भी अपना समय होता है कि 10 बजे खुलेगा, शाम को 5 बजे बंद हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप सुबह 7 बजे चले गए और रात के 10 बजे तक पढ़े रहे, या आप 12 बजे दोपहर को चले गए और कहा कि भाई हम तो लेट आए थे, अब हम रात के 10 बजे तक पढ़ेंगे, तो ऐसा नहीं है। तो ये भी एक निश्चित है, ये भी नियमित तरीके से चल रहा है। इसके बाद बात करें धार्मिक संस्थाओं की, तो धार्मिक संस्थाएं, इसको आप कह सकते हैं अनौपचारिक शिक्षा में, लेकिन इसके भी अपनी औपचारिक शिक्षा के पहलू हैं, इसको भी आप औपचारिकता में ही रखेंगे। और उसके बाद करें विज्ञान भवन, आप कहीं भी कोई विज्ञान भवन में जाते हैं, प्रयोगशाला में किसी में जाते हैं, आप देखते हैं वहां कि वहां व्यवस्थित तरीके से सारी चीजें रखी हैं, टाइमिंग होती है जाने का, पास मिलता है आपको, ये सारी चीजें आप करते हैं। संग्रहालय में भी इसी तरीके की बात होती है कि संग्रहालय आप जाएंगे, देखेंगे सारी चीजें। अब ऐसा नहीं कि आप वहां तोड़ फोड़ शुरू कर दें, आपको वो भी व्यवस्थित तरीके से देखना ही होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें औपचारिक शिक्षा में आती हैं। अब औपचारिक शिक्षा के अभिकरण हैं। अभिकरण का क्या मतलब है कि कौन व्यक्ति है, क्या है, कैसे चलती है हमारी औपचारिक शिक्षा, कौन चलाता है इन सब चीजों को, तो वो औपचारिक शिक्षा के अभिकरण है। अब अभिकरण को समझ लीजिए। पहला पॉइंट है, सरकार तथा समाज शिक्षा के लिए जिन समूह संगठन का निर्माण करती है, उसे शिक्षा के औपचारिक अभिकरण कहते हैं। अब किस प्रकार के समूह और संगठन, इसको समझिए। पहली बात तो समझिए सरकार और समाज। अब सरकार तो आप जानते ही होंगे, आप वोट देकर के जिनको जिताते हैं और फिर वो सरकार बनती है, ठीक है, उसे कहते हैं सरकार। अब दूसरी बात समाज। समाज क्या है? हम और आप जैसे लोग मिल करके ही कुछ अच्छे कामों के लिए जो कार्य करते हैं, हम आप मिल जाए और मिल करके एक समूह बना लें, उसे हम समाज कहते हैं, सीधी बात। तो ये दोनों लोग मिल करके या अलग अलग तरीके से, ये जरूरी नहीं है कि ये दोनों का मिलना ही अनिवार्य है, अलग अलग भी कर सकते हैं। सरकार अपने विद्यालय खोलती है, समाज अपने विद्यालय खोलती है, अपनी संस्थाएं खोलती है, और सरकार अपनी संस्थाएं खोलती है। तो मिल करके या अलग अलग तरीके से सामूहिक समूह अथवा संगठन। अब समझिए कि ये संगठन क्या है। अब जब विद्यालय खुलता है तो ऐसा तो है नहीं कि कोई एक व्यक्ति मिल करके विद्यालय खोल ले। भाई जब खुलेगा तो उसमें 2 4 6 10 अध्यापक होंगे, 10-50 टीचर होंगे, एक आध दो चपरासी होंगे, बाबू क्लर्क सब होंगे, वो मिल करके ही पूरा कार्य करते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाएगा? संगठन कहा जाएगा एक। ठीक, मिल करके शिक्षा का निर्माण करते हैं। ठीक, तो वो औपचारिक शिक्षाएं कहलाएंगी। अब समाज विद्यालय खोलती है, कुछ प्राइवेट विद्यालय होते हैं और कुछ गवर्नमेंट विद्यालय होते हैं। गवर्नमेंट भी अपने विद्यालय खोलती है और समाज भी अपने विद्यालय खोलती है, और दोनों लोग ही औपचारिक शिक्षा को प्रमोट करते हैं। ठीक, फिर इसके बाद बात करें दूसरी, इन संस्थाओं के अपने निश्चित नियम होते हैं, इनकी देखभाल विशिष्ट व्यक्तियों तथा सरकार द्वारा की जाती है। ठीक, अब मैं आपको बार बार शुरुआत से ही ये बात कह रहा हूं कि भाई इनके खुद के नियम होते हैं, निश्चित सारी चीजें होती हैं। अब नियम कैसे होते हैं ये आप समझ लीजिए। आप बचपन से विद्यालय गए हैं और विद्यालय जाकर के आपने ये बात सीखी है हमेशा कि भाई हमें टाइम से विद्यालय जाना है, और टाइम से विद्यालय नहीं जाएंगे तो हो सकता है प्रेयर में अलग खड़ा कर दिया जाए, उसके बाद सब विद्यार्थियों के सामने हमसे सवाल पूछे जाए कि भाई क्यों लेट आए, क्या ऐसा कारण था कि आप घर से लेट चले, ये सारी चीजें। तो इसमें हमें शर्मिंदगी महसूस होती है, लेकिन उनके नियम हैं, आपको 9 बजे आना होगा तो उन 9 बजे आना ही होगा। आपको कह दिया कि कक्षा 8 में आपको गणित की ये वाली किताब पढ़नी है, तो कक्षा 8 में आप वही वाली किताब पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आप कक्षा 8 में गणित की जगह विज्ञान पढ़ने लगे। यदि आपसे उन्होंने कहा कि आपको गणित पढ़नी है तो आप गणित ही पढ़ेंगे, उनके अपने खुद के नियम होते हैं। ठीक है, तो ये नियम
की बात आ गई। अब बात करें कि देखभाल देखभाल कौन करता है, तो ये विशिष्ट व्यक्ति कौन है? तो ये विशिष्ट व्यक्ति वो व्यक्ति है जो उस विद्यालय को संचालित कर रहा है। जैसे कोई प्राइवेट विद्यालय है, उसमें आपका प्रबंधक होगा, प्रिंसिपल होंगे, चेयरमैन होंगे, कोई ना कोई होगा जो उस विद्यालय को चला रहा होगा, व्यवस्थित तरीके से देख रहा होगा, उस संगठन को चला रहा होगा। कोई एक अध्यक्ष जरूर होता है, हर समाज का एक अध्यक्ष होता है। जैसे हम अपने राष्ट्र को चलाने के लिए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बनाते हैं, पद में बैठाते हैं, तो वो हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं। दूसरे देशों में जाएंगे या दूसरे देशों से कोई व्यक्ति आएगा तो प्रतिनिधित्व कौन करता है? कोई ऐसे थोड़ी खड़ा हो जाएगा। तो उसके लिए हम प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये सब हमारे राज्य में होगा तो राज्यपाल, मुख्यमंत्री, इन सभी लोगों को लिए इनको हम बनाते हैं, हम अपना मत देते हैं कि भाई आप इनसे बात कीजिए। ठीक है, अब इसके बाद विशिष्ट व्यक्तियों को दिया जाता है या सरकार द्वारा। अब सरकार द्वारा किस तरीके से चलाया जाता है? सरकार ने विद्यालय खोला, विद्यालय खोलने के बाद किसी एक व्यक्ति को वहां पर नियुक्त कर दिया। सरकारी विद्यालय खोला और वहां पर एक व्यक्ति को नियुक्त कर दिया, वो प्रिंसिपल है। ठीक है, अब वो सारी व्यवस्थाएं देख रहा है, सरकार तो देख नहीं रहा है। और प्रिंसिपल के ऊपर कौन है? वह बीएसए है, जिलाधिकारी है, ये सारे लोग हैं। प्रिंसिपल उनको दे रहा है कि भाई इस चीज की आवश्यकता है, जानकारी दे रहा है और वो अपने ऊपर पहुंचा रहे हैं। इसी तरीके से एक चेन चलती चली जाती है। तो ये सारे लोग मिल करके इस शिक्षा प्रणाली को चलाते हैं, औपचारिक शिक्षा प्रणाली को चलाते हैं। तो चाहे वो विशिष्ट व्यक्ति हो, चाहे सरकार का व्यक्ति हो, कोई ना कोई एक विशिष्ट व्यक्ति होगा ही होगा, चाहे वो सरकार का हो, चाहे वो समाज का हो, कोई एक व्यक्ति उसकी देखभाल कर ही रहा होगा। ठीक है, आप समझ गए? ठीक, चलिए अब बात करते हैं अगले पॉइंट की, कि सरकार के शिक्षा विभाग और शिक्षण संस्थाएं। अब शिक्षण संस्थाएं कौन कौन सी हैं? जैसे विद्यालय हो गया, महाविद्यालय हो गया या विश्वविद्यालय हो गया, इन सभी का महत्वपूर्ण स्थान है औपचारिक शिक्षा में। अब महत्वपूर्ण स्थान कैसे? देखिए, आप औपचारिक शिक्षा कहां से प्राप्त करते हैं? या तो आप विद्यालय से प्राप्त करते हैं, या महाविद्यालय से प्राप्त करते हैं, या विश्वविद्यालय से प्राप्त करते हैं। तो अब इसके अलावा औपचारिक शिक्षा कहीं से प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि यदि आपको नौकरी करनी है, औपचारिक शिक्षाएं किस लिए की जाती? ताकि आपको प्रमाण पत्र मिल सके, आप एजुकेटेड दिख सके, इसके लिए ही औपचारिक शिक्षाएं ली जाती हैं। आपका ज्ञान का विकास हो सके, इसके लिए औपचारिक शिक्षाएं ली जाती हैं। वैसे ज्ञान का विकास आप अनौपचारिक शिक्षा में भी कर सकते हैं, लेकिन भाई आपका बेसिक तरीके से बढ़ना, व्यवस्थित तरीके से ज्ञान का विकास करना, वो औपचारिक शिक्षा से ही संभव है, ऐसे नहीं संभव है। आप अनौपचारिक शिक्षा लेंगे, अभी आप गणित पढ़ रहे हैं, पर थोड़ी देर बाद विज्ञान पढ़ने लगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि आखिरकार ये सवाल का जवाब क्या था, मैं भूल गया। इस तरीके की पोजीशन आपकी आ जाएगी। तो इसके लिए विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय का महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक, तो ये चलाती कौन है? सरकार की शिक्षा विभाग, ठीक है, शिक्षण संस्थाएं, ये सारी चलाती हैं आपके इन विद्यालयों को, महाविद्यालयों को और विश्वविद्यालयों को। ठीक है, अब बात की जाए औपचारिक शिक्षा के गुण की, तो विशेषताएं क्या हैं, गुण क्या हैं, इन सभी चीजों के बारे में बात करते हैं। तो पहला पॉइंट है, विशेष प्रशिक्षण प्राप्त होता है। अब विशेष प्रशिक्षण का क्या मतलब है? अब विशेष प्रशिक्षण से समझिए, आप एक उदाहरण से समझिए, कोई व्यक्ति है जो बड़ा अच्छा कोई कार्य कर लेता है, आप ये समझिए कि वो इलेक्ट्रॉनिक का काम बहुत अच्छा कर लेता है, मोबाइल वगैरह बड़े अच्छे सुधार लेता है, ठीक, टीवी सुधार लेता है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी वो काफी चीजें समझ नहीं पा रहा है, धीमे धीमे देख देख के सीख रहा है। और वहीं कहीं उसको किसी विद्यालय से या कौशल विकास योजना जैसी चल रही है, वहां से उसे प्रशिक्षण मिल जाए, और प्रशिक्षण मिलने के बाद देखिए फिर वो कितनी स्पीड से कार्य करता है, सारे कार्य बड़ी स्पीड से करेगा। दो व्यक्तियों को बैठा रही है, एक जो प्रशिक्षण करके बैठा और एक जो बिना प्रशिक्षण किए। प्रशिक्षण वाला व्यक्ति फैक्ट टू फैक्ट बातें करेगा और बिना प्रशिक्षण वाला अनुमानित बातें करेगा, अनुमान लगा करके वो बताएगा कि हो सकता है इसमें ये कमी हो, लेकिन प्रशिक्षित व्यक्ति वो बता देगा कि भाई इसमें ये कमी है। आप डॉक्टर को देखते हैं, डॉक्टर आपसे आपकी बीमारी के बारे में पूछता है कि क्या समस्या है, और वो समस्या पूछ करके ही कई बार आपका इलाज दे देता है, जांच करवाता भी नहीं है।
तो वो किस तरीके से, क्योंकि वो प्रशिक्षित है। यदि प्रशिक्षित नहीं होता तो उसे पता कैसे चलता कि भाई क्या करना है। इसके बाद दूसरी बात करें, प्रमाण पत्र की प्राप्ति होती है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई प्रमाण पत्र की प्राप्ति होती है इसमें। अब अनौपचारिक शिक्षा में तो प्रमाण पत्र की प्राप्ति होती नहीं, और जब तक आपको प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा कोई आपको जॉब नहीं देगा। तो इसमें प्रमाण पत्र की प्राप्ति होती है, आपको सर्टिफिकेट मिलता है। तीसरी बात, समाज तथा राष्ट्र की पूर्ति होती है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि समाज और राष्ट्र दोनों मिलकर, दोनों की आवश्यकता है औपचारिक शिक्षा। यदि समाज पढ़ी लिखी नहीं होगी तो वो राष्ट्र को आगे नहीं बढ़ा सकती, क्योंकि समाज खुद ही आगे नहीं बढ़ेगी तो राष्ट्र को आगे नहीं बढ़ाएगी। तो दोनों चीजों की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है, दोनों चीजों को। किसकी? औपचारिक से। कठिन परिश्रम की आवश्यकता होती है, इसकी एक विशेषता है। औपचारिक शिक्षा की ये गुण नहीं, ये विशेषता है कि भाई कठिन परिश्रम की आवश्यकता पड़ती है। अब कठिन परिश्रम की आवश्यकता का क्या मतलब है? आपसे कहीं गड्ढा तो खुदवाया नहीं जा रहा है, फावड़ा तो चलवाया नहीं जा रहा है, लेकिन कठिन परिश्रम किस तरीके से? आपको सुबह टाइम से जाना होगा, शाम को टाइम से आना होगा, ठीक है। जो आपको होमवर्क दिया जाएगा वो आपको करना होगा, चाहे आप 2 बजे रात तक जाग कर करें, लेकिन आपको वो होमवर्क करना ही करना होगा। परीक्षा में, परीक्षा टाइम आ गया तो आपको रात दिन करके आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना होगा, नहीं तो आप फेल हो जाएंगे। तो कठिन परिश्रम इस तरीके का होता है इसमें, कि कठिन परिश्रम की आवश्यकता होती है। कठिन परिश्रम का मतलब ये नहीं है कि आपसे फावड़ा चलवाया जा रहा है, आपसे गड्ढा खुदवाया जा रहा है। कठिन परिश्रम का मतलब ये है कि आपको पढ़ना होगा, ठीक है। सर्दी है तब भी आपको जाना है, गर्मी है तब भी आपको जाना है, वहां जाकर के आपको पढ़ना पड़ेगा। आप पूरे 8 घंटे बैठेंगे ही बैठेंगे, वहां जाकर के पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, वो सारी चीजें करेंगे। तो वो क्या है? कठिन परिश्रम है, ठीक। अब बात करें इसकी कमियों की, कि इसमें कमियां क्या हैं और दोष क्या हैं, ठीक। तो सबसे पहली कमी कि किताबी ज्ञान तक सीमित रहता है। अब किताबी ज्ञान तक सीमित रहता है का क्या मतलब है? मतलब ये है कि आपको उस विद्यालय में चल रही किताबों के अनुसार जो ज्ञान प्राप्त है, आपने उसको पढ़ लिया, याद कर लिया और पेपर में लिख दिया तो आप योग्य हो गए। बाहर की बातें नहीं बताई जाती हैं आपको। वो जो हिंदी वहां पर है आप उसको याद कर लीजिए, आप योग्य हो गए। अब उसके बाहर की हिंदी आपको नहीं आती है, आपने उतना पढ़ लिया, आप योग्य हो गए, आप पास हो जाएंगे और आपकी सारी चीजें हो गई। तो इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ किताबी ज्ञान पा रहे हैं, आध्यात्मिक ज्ञान आपके पास नहीं है, आप किताब के कीड़ा हैं औपचारिक शिक्षा में, बस इतना है, ठीक। इसके बाद दूसरा, कठोर अनुशासन। अनुशासन इसमें बड़ा कठोर है। अब कठोर अनुशासन का मतलब क्या है? बार बार मैं बता रहा हूं कि आपको सुबह 9 बजे जाना है तो 9 बजे ही जाना है। अब आपके पास चाहे जितना कार्य हो, चाहे कुछ भी हो, फिर भी आपको जाना ही जाना पड़ेगा। आपको विद्यालय पढ़ने रोज नियमित तरीके से जाना होगा, ठीक। आपको होमवर्क अपना करके आना होगा, चाहे कोई भी समस्या हो, लेकिन आपको होमवर्क अपना करके आना ही पड़ेगा। तो ये कठोर अनुशासन है। सीमित तथा संकुचित क्षेत्र है। सीमित तथा संकुचित क्षेत्र का क्या मतलब है? अब देखिए, आप विद्यालय में 10-12 कमरे हैं और विद्यालय में चल रही 8-10 किताबें हैं, ठीक। तो आप उन 8-10 कमरों में और 8-10 किताबों में ही सारा काम कर लेंगे, ठीक। उसके बाद यदि किसी विद्यालय में कक्षा 8 तक की क्लासें चलती हैं तो कक्षा 8 तक ही आप पढ़ाई उस विद्यालय में कर सकते हैं, उसके आगे की पढ़ाई आप नहीं कर सकते हैं। कि भाई आप चाहें तो कक्षा 9-10 की पढ़ाई भी वहीं से कर लें, तो आप नहीं कर सकते। आप सिर्फ कक्षा 8 तक की पढ़ाई ही वहां से कर सकते हैं, और जो किताबें वहां चलती हैं वही आप पढ़ सकते हैं, उसके अलावा भी नहीं आप पढ़ सकते हैं। अब आपकी मर्जी है, घर में जाके पढ़िए, लेकिन समय कहाँ मिलेगा आपके पास? आप वही किताबें पढ़ लीजिए पहले। तो आप वही किताबें पढ़ते रहते हैं, आपको अलग से कोई ज्ञान नहीं दिया जाता है। आपको ये नहीं बताया जाता है कि भैया ऐसी चीजें करो। कोई भाई नैतिकता का विकास होता है, ये अलग बात है, लेकिन नैतिकता पर जोर नहीं होता है कि भाई नहीं आपको ऐसा ही करना होगा। आपको सिखाया जाएगा कि बड़ों से अच्छे से बोला जाता है, छोटों से प्यार से बोला जाता है, लेकिन ये कोई आवश्यकता नहीं है वहां की। ये औपचारिकताओं की तरीके से ही पढ़ा दिया जाएगा। जिस तरीके से हम औपचारिक शिक्षा ले रहे हैं, तो औपचारिकताओं की तरीके से ही इन चीजों को पढ़ा दिया जाएगा और बता दिया जाएगा। आपको मेन है कि आपको अपना कोर्स कंप्लीट करना है और उस विद्यालय में आकर के कंप्लीट करना है, ठीक। और इसके बाद बात करें, जीवन के प्रत्यक्ष अनुभवों से वंचित है। अब जीवन के प्रत्यक्ष अनुभवों से वंचित कैसे है? अब विद्यालय में यह सिखाया जाता है कि भाई आप गणित कैसे लगाएंगे, विज्ञान क्या है, ये सारी चीजों को आपको बता दिया जाता है, लेकिन आप अपनी जिंदगी में किस तरीके से जिएंगे, क्या सही है क्या गलत है, इसके बारे में विद्यालय में नहीं बताया जाएगा।
कुछ मायने पर बताया जाएगा, लेकिन विस्तृत तरीके से आपको नहीं बताया जाएगा। आपके जीवन के जो प्रत्यक्ष अनुभव हैं उनसे आपको वंचित कर दिया जाएगा। जो आपके सामने आगे आकर फेस किया जाएगा, जो समस्याएं आपके सामने उत्पन्न होंगी, आप अपने ज्ञान से बाद में ठीक कर लें, वो बात अलग है। लेकिन ये नहीं है, यदि आप समझिए आप विद्यालय में जाते हैं, अपने विद्यालय के टीचर से कोई गणित का सवाल पूछते हैं, वो तुरंत बता देता है कि भाई गणित के सवाल में ये। अब आप उसी टीचर से जाइए और विद्यालय में पूछिए, सर मेरी साइकिल पंचर हो गई है, तो उसके लिए मैं क्या करूं, तो वो नहीं बताएगा। भाई उसका कार्य सिर्फ कितना है कि वो गणित तो बता सकता है, और वो एक जवाब और भी आपको दे सकता है कि भाई मेरा कार्य गणित पढ़ाना है, गणित सिखाना है, इसके अलावा मेरा कोई कार्य नहीं है। जबकि गुरु को ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन अब भाई वहां पर उसके ना तो गुरु के पास इतना टाइम है और ना शिष्य के पास इतना टाइम है। भाई गुरु आपको अनौपचारिक शिक्षाएं देने लगा यदि, तो फिर वो औपचारिक शिक्षा नहीं दे पाएगा, अपना कोर्स कंप्लीट नहीं करवा पाएगा। अध्यात्म की तरफ बढ़ गया तो आपके यहाँ के अध्याय कंप्लीट नहीं हो पाएंगे, तो उसके पास भी टाइम नहीं है। तो समस्या दोनों तरफ है। इसके बाद ये इसकी सबसे बड़ी कमियां हैं कि परीक्षा तथा प्रमाण पत्र को अनिवार्यता दी जाती है। यहाँ पर परीक्षा को अनिवार्यता दी जाती है। अब परीक्षा को किस तरीके से अनिवार्यता दी जाती है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि भाई जब तक आप पेपर परीक्षा पास नहीं कर सकते हैं, तब तक आप अगली क्लास में प्रवेश नहीं ले सकते हैं। आप फेल होते रहेंगे तो उसी क्लास में डले रहेंगे जब तक आप पास नहीं हो सकते। आपको भले ही पूरा ज्ञान हो, लेकिन यदि आप परीक्षा में फेल हो गए हैं तो आप फिर अयोग्य ही माने जाएंगे, आप फेल ही माने जाएंगे, आप पास नहीं हो सकते हैं। अब प्रमाण पत्र की अनिवार्यता है। जब तक आपके पास प्रमाण पत्र नहीं होगा, अगली क्लास में आपका एडमिशन नहीं हो सकता है। जब तक आपके पास प्रमाण पत्र नहीं होगा, आपको कोई जॉब नहीं देगा। ये बिल्कुल सही बात है। तो ये कुछ इसकी कमियां हैं और इसके दोष हैं। तो यहां से हमारा औपचारिक शिक्षा जो है वो कंप्लीट होती है। ठीक, अब हम बात करते हैं अपने नए टॉपिक की तरफ, अनौपचारिक शिक्षा की। अनौपचारिक शिक्षा क्या है? इनफॉर्मल एजुकेशन। व्हाट इज द इनफॉर्मल एजुकेशन? क्या है इनफॉर्मल एजुकेशन? तो पहला पॉइंट लिखा है कि अनौपचारिक शिक्षा को प्रदान करने के लिए कोई निश्चित योजना नहीं बनाई जाती। इसका कोई फिक्स प्लान नहीं है। आप भाई जैसी आपकी मर्जी वैसे आप पढ़िए। आपकी मर्जी है, आप लेट के पढ़ना चाहते हैं आप लेट के पढ़िए, आपकी मर्जी आप बैठ के पढ़ना चाहते हैं आप बैठ के पढ़िए, आप कभी भी पढ़िए, आधी रात को पढ़िए, सुबह 4 बजे जाग के पढ़िए, जब आपकी मर्जी है तब आप पढ़िए। तो ये अनौपचारिक शिक्षा, ये औपचारिक शिक्षा नहीं है। औपचारिक शिक्षा में क्या था कि आपको नियमित तरीके से, निश्चित तरीके से पढ़ना, व्यवस्थित तरीके से। आपको 9 बजे विद्यालय जाना है तो जाना है, ठीक। लेकिन अनौपचारिक शिक्षा में आपको कहीं नहीं जाना, आप घर में बैठ के भी पढ़ सकते हैं। हम आपको पढ़ा रहे हैं, आपका रिकॉर्डेड वीडियो पढ़ा है, आप चाहें तो आधा अभी पढ़ लें और आधा आप सुबह पढ़ लेंगे, आधा आप बस में बैठ के पढ़ लेंगे। तो इसके लिए कोई निश्चित योजना नहीं बनाई जाती है कि भाई इस तरीके से पहला घंटा चलेगा, फिर दूसरा घंटा चलेगा, फिर तीसरा घंटा चलेगा। आप जिस तरीके से पढ़ना चाहें आप उस तरीके से पढ़ सकते हैं। ये आपकी अनौपचारिक शिक्षा, ठीक। फिर इसके बाद बात करें कि अनौपचारिक शिक्षा माता के गर्भ से लेकर के मृत्यु तक अनवरत चलती है। अब देखिए, मैं हमेशा ये बात कहता रहा हूं कि चाहे शिक्षा हो चाहे विकास हो, दोनों चीजें, कोई एक नहीं, चाहे शिक्षा हो और चाहे विकास हो, दोनों ही माता के गर्भ से लेकर के और कहां तक, मृत्यु तक चलती ही रहती, अनवरत चलती रहती, कंटिन्यू। इसमें कोई रुकावट नहीं होती। कुछ ना कुछ आप हमेशा सीखते रहेंगे और कुछ ना कुछ आपका विकास होता रहेगा हमेशा, ठीक। तो आप कहीं ना कहीं से कोई ना कोई ज्ञान लेते रहेंगे और कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ आप सीखते रहेंगे, आपका विकास होता रहेगा। आज आपको ये चीज मिली, कल आपको वो चीज मिलेगी, आपका किसी ना किसी तरीके से विकास होता ही होता रहेगा, ठीक। दूसरी बात की जाए, अब देखिए यहां बात आई माता की, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि बच्चे का जो पहला गुरु होता है वो क्या होता है, उसकी माता होती है, पिता भी नहीं होता है। पहला गुरु बच्चे का उसकी माता होती है, ठीक। तो अब माता गुरु किस तरीके से होती है? देखिए, आप बच्चा विद्यालय जाने से पहले काका गागा अंगा पढ़ना शुरू कर देता है, 1 2 3 करना शुरू कर देता है। अब वो भले ही 1 2 3 6 7 9 12 11 करने लगे, वो बात अलग है, लेकिन वो पढ़ना शुरू कर देता है। और वो पढ़ता कहाँ से, वो पढ़ता कहाँ से है? वो पढ़ता माता से है, ठीक। उसके बाद बात करें कि कोई बच्चा है, समझिएगा, वो छोटा है, उसने देखा चींटी चल रही है तो वो चींटी को पकड़ने की कोशिश करेगा, उस चक्कर में चींटी को मार देगा, ठीक।
अब वहीं पे एक सांप निकल रहा है, वो भी चल रहा है, वो उसको भी पकड़ने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसे नहीं पता है, उसे नहीं पता है कि चींटी को मारना पाप है और सांप को पकड़ने सांप मुझे काट सकता है, उसको ये सारी चीजें नहीं पता है। लेकिन वो बच्चा जब धीमे धीमे बड़ा होने लगता है तो वो सारी चीजें उसकी माता उसे बताने लगती है कि चींटी को मारना पाप है, ये एक नैतिकता है, जीवों पर दया करो, ठीक, और सांप को यदि पकड़ोगे तो सांप तुमको मार देगा। तो ये सारी चीजें कौन सिखाता है हमें? घर से सीखते हैं हम, माता सिखाती है हमें। तो पहला गुरु हमारी कौन है? माता। और माता हमें कैसी शिक्षा देती है? तो माता हमें अनौपचारिक शिक्षा देती है, ये बात भी आप नोट कर लीजिए। माता आपको औपचारिक शिक्षाएं नहीं देती है, माता आपको अनौपचारिक शिक्षाएं देती है। अब माँ ये तो नहीं कहती कि बेटा 8 बजे बैठो, आज से तुम्हारी क्लास शुरू होगी। माँ तो कभी भी कुछ भी बताने लगती है और हम सीखने लगते हैं। जब भी हमें कोई चीज पूछनी होती है तो हम पूछते हैं माँ से। ये तो है नहीं कि अब यदि हम माँ से पूछने जाएं कि एक बात बताइए कि ये हमारे जो कपड़े हैं ये टाइट क्यों पड़ने लगे, हमको छोटा पड़ने लगा, तो अब माता जी कहेंगी कि नहीं बेटा हम ये ना बताएंगे, हम तो तुमको सिर्फ अंग्रेजी के बारे में बताएंगे क्योंकि हमको आती है अंग्रेजी। और माता जी हमको अंग्रेजी के बारे में ज्ञान बताने लगी। तो ऐसा नहीं है, यदि हम जो भी सवाल पूछेंगे, जो भी सवाल हम पूछेंगे उन सवालों का जवाब हमें मिलेगा। और वो किस तरीके से मिलता है, वो चाहे 2 घंटे ढूंढने को उस सवाल का जवाब उनको पता नहीं, लेकिन वो सवाल का जवाब आपको दे देंगे। बात तक चाहे जब तक दे, लेकिन उस सवाल का आपको जवाब मिल जाएगा। और वहीं औपचारिक शिक्षा में आप यदि गणित के टीचर से ये सवाल पूछते हैं तो वो हो सकता है आपको डांट लगा दे। डांट लगाने के बाद ये भी कह सकता कि मैं भाई गणित का शिक्षक हूं, मैं गणित के बारे में ही बताऊंगा, और आप भी फिर दोबारा से कभी उससे पूछेंगे नहीं। लेकिन माता ऐसा नहीं है। तो ये क्या है कि ये अनौपचारिक शिक्षा देती है माता, इसलिए ये किसी भी तरीके की बात, कोई भी टाइम हो, रात के 12 बजे हो, आप पूछ लीजिए, उसका जवाब ले लीजिए। सुबह 4 बजे भी जगा के पूछ लीजिए, वो गुस्सा करेंगी, जगाना नहीं, नहीं तो हो सकता है मार वार भी पड़ जाए, क्योंकि यहां पर आर्थिक यहां पर दंड सरकार नहीं रोक पाती है। भाई माँ है, वो मार भी सकती है आपको, ठीक। तो ये सारी चीजें, तो शिक्षा कैसे गर्भ से लेकर के मृत्यु तक चलती है। अब गर्भ से कैसे लेकर चलती है, तो आपने अभिमन्यु के बारे में जरूर सुना होगा कि अभिमन्यु ने अपने माँ के गर्भ में सीख लिया था कि भैया चक्रव्यूह किस तरीके से तोड़ा जाता है, और वो जान गया था कि जो चक्रव्यूह है, अर्जुन की पत्नी ने पूछा कि ये बताइए आप, ये जो चक्रव्यूह तोड़ते हैं ये किस तरीके से तोड़ते हैं, ठीक। तो उन्होंने कहा कि भैया ठीक है सुनो। तो उन्होंने चक्रव्यूह तोड़ना तो सिखा दिया, लेकिन जब वो चक्रव्यूह तोड़ना सिखा रहे थे और जब बाहर निकलने की बारी आई तो वो सो गई, और सो गई तो क्या हुआ, तो अर्जुन ने सोचा कि भाई अब ये तो सो गई हैं, तो उन्होंने सुनाना बंद कर दिया। सुनाना भी बेकार है भाई, जब सो गई हैं तो सुनाना बेकार है। तो उन्होंने सिर्फ इतना बताया कि चक्रव्यूह तोड़ा कैसे जाता, और वहीं पर अभिमन्यु ने सीख लिया, क्योंकि तब अभिमन्यु अपनी माँ के गर्भ में था। तो शिक्षा गर्भ से लेकर के और कब तक, कब्र तक चलती, यानी वूम टू टूम चलती है, ये बात आप समझ लीजिए, ठीक है। इसके बाद बात करें कि अनौपचारिक शिक्षा के उद्देश्य निश्चित नहीं होते। अब उद्देश्य किस तरीके से निश्चित नहीं होते? अनौपचारिक शिक्षा ये नहीं कहती कि भैया आप डॉक्टर बन जाओ, आप तो ज्ञान ले लो, डॉक्टर बनने की जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन औपचारिक शिक्षा क्या कहती है, आप एमबीबीएस की डिग्री ले जाओ, यदि ज्ञान है आपके पास तो आप डॉक्टर बन जाओगे। लेकिन डॉक्टर बनने के लिए आपको एमबीबीएस की डिग्री चाहिए ही चाहिए, और वो आपको कहां से मिलेगी? वो आपको औपचारिक शिक्षाओं से मिलेगी, वो आपको विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों से ही मिलेगी, ठीक है। लेकिन अनौपचारिक शिक्षा में इसका कोई उद्देश्य नहीं होता है, इसमें कोई डिग्री नहीं मिलती, कोई ठप्पा नहीं मिलता है। यदि आपके पास अनुभव है, आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आप अनौपचारिक शिक्षा लेते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें उद्देश्य निश्चित नहीं है, कोई भी उद्देश्य निश्चित नहीं है, ना ही इसमें पाठ्यक्रम निश्चित है। अब इसमें ये तो है नहीं कि आपको हिंदी, गणित और इंग्लिश ये सारी चीजें पढ़नी होंगी। कक्षा 8 के बच्चे को गणित, अंग्रेजी और हिंदी तीनों चीजों को पढ़ना अनिवार्य ही अनिवार्य है, यहाँ पर कोई अनिवार्यता नहीं है। आप चाहो तो आप विज्ञान पढ़ो, कल चाहो तो आप रामायण पढ़ो, परसों चाहो तो आप बाइबल पढ़ो, कोई जरूरी नहीं है, कोई आपका पाठ्यक्रम फिक्स नहीं है। अभी आप 5 मिनट पहले विज्ञान पढ़ रहे थे और 5 मिनट बाद आप गणित पढ़ने लगी, फिर उसके 5 मिनट बाद आप हिंदी पढ़ने लगी। तो इसमें कोई जरूरी नहीं है कि भाई आपका पाठ्यक्रम फिक्स हो, कुछ भी पढ़िए, जो आपकी मर्जी, बस ज्ञान लीजिए। सीधी बात, ज्ञान बह रहा है, जहां से चाहो वहां से ले लो। सुना भी होगा
कि ज्ञान तो बहता है, जहां ज्ञान बह रहा वहां से ले लीजिए, सीधी बात। शिक्षण विधियां भी निश्चित नहीं होती, इसकी शिक्षण विधियां होती हैं वो भी निश्चित नहीं होती। और शिक्षण विधियां किस तरीके से, आपको ये नहीं बताया जाएगा भैया ये प्रश्नोत्तर विधि है, आप चाहे तो प्रश्नोत्तर विधि सीखिए, चाहे तो आप व्याख्या विधि सीखिए, कोई भी विधि से आप ज्ञान लीजिए, लेकिन बस ज्ञान लीजिए। ठीक, तो इसमें ना ही आपके कोई उद्देश्य निश्चित है कि आपको वकील डॉक्टर बनना है, और ना ही यहाँ आपका पाठ्यक्रम फिक्स है कि आपको गणित विज्ञान हिंदी पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, और ना ही यहाँ पर कोई शिक्षण विधियां हैं कि आप किस तरीके से पढ़ रहे हैं। आप जिस तरीके से पढ़ना चाहें उस तरीके से पढ़ लीजिए। ठीक है, आप लेट के पढ़ लीजिए, आप बैठ के पढ़ लीजिए, आप खाते खाते पढ़ लीजिए, आपको जिस तरीके से पढ़ना है आप उस तरीके से पढ़ लीजिए। ठीक है, इसके बाद बात करें कि अनौपचारिक शिक्षा के अभिकरण क्या होते हैं। भाई अनौपचारिक जैसे औपचारिक शिक्षा के अभिकरण थे, विद्यालय था, महाविद्यालय था और विश्वविद्यालय था, तो उस प्रकार अनौपचारिक शिक्षा के भी कोई ना कोई अभिकरण होंगे। तो ठीक है, देखते हैं। अनौपचारिक शिक्षा की कोई निश्चित संस्थाएं नहीं होती हैं। ठीक है, अब वहां पर क्या था भैया, इसकी निश्चित संस्थाएं थी। आप विद्यालय से ज्ञान ले सकते हैं, आप महाविद्यालय से भी ज्ञान ले सकते हैं, पुस्तकालय से भी आप ज्ञान ले सकते हैं, कहीं से भी आप ज्ञान ले सकते हैं। तो यहाँ कोई निश्चित संस्था नहीं है, एक पर्टिकुलर प्लेस नहीं है कि आपको वहां जाकर के ज्ञान लेना है, वहां जाकर के आपको डिग्री लेना है। ठीक है, आप विद्यालय जाते थे वो किसी फिक्स प्लेस में रहता था, ऐसा तो है नहीं कि विद्यालय आपके घर चला है। ठीक, तो एक फिक्स प्लेस में रहता। तो यहाँ क्या है, यहाँ कोई निश्चित संस्थान नहीं है। आप चाहे तो अपने घर के बेडरूम में भी पढ़ सकते हैं, और आप चाहे तो अपने छत में भी बैठ के पढ़ सकते हैं, जहां आपकी मर्जी हो वहां आप विद्यालय लेके पहुंच जाइए। ये अनौपचारिक शिक्षा है। ठीक है, तो क्या है कि औपचारिक शिक्षा की कोई निश्चित संस्था नहीं होती, बल्कि बालक समाज परिवार से अनौपचारिक शिक्षा का प्रशिक्षण लेता है। अब समाज और परिवार से अनौपचारिक शिक्षा का प्रशिक्षण कैसे लेता है। अब भाई बच्चा परिवार जब पैदा होता है तो बालक जो भी बच्चा है, चाहे वो कोई भी हो, बालक हो बालिका हो, तो जब बच्चा पैदा होता है तो कहते हैं बच्चा जो भी शिशु पैदा होता है वो पशु के समान होता है, उसमें कोई ज्ञान नहीं होता है, ना तो उसमें कोई नैतिकता होती है। अब पशु के समान होता है कहने का भैया 4 पैरों से चलता है, नहीं, उसके सींग होते हैं, नोचता काटता है, ऐसी कोई चीज नहीं होती है, लेकिन वो कोरा है, बिल्कुल खाली है कहें तो। अब व्यवहारवाद वाले तो ये भी कहते हैं कि आप मुझे एक नवजात शिशु दे दीजिए, मैं डॉक्टर वकील और इंजीनियर कुछ भी बना सकता हूं। उनके हिसाब से आनुवांशिकता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उनके हिसाब से पूरा का पूरा प्रभाव पड़ता है वो वातावरण का पड़ता है। और जबकि कहते हैं कि भैया आनुवांशिकता तथा वातावरण दोनों का गुणनफल होता है। जो भी बच्चा सीखता है, जो भी कुछ, कि उसको जेनेटिक जो उसके होते हैं वो लक्षण मिलते हैं, और वातावरण से, एनवायरनमेंट से जो लेता है वो होते हैं। लेकिन व्यवहारवाद वाले कहते हैं कि भैया आप मुझे नवजात शिशु दे दीजिए, मैं डॉक्टर चोर इंजीनियर उसे कुछ भी बना सकता हूं, जैसा मैं उसे वातावरण दूंगा वैसा ही वो बनेगा। ठीक, तो आप बच्चा अब उस पॉइंट को आगे समझेंगे कि वो क्या है, उसके बारे में आगे देखेंगे। अभी अपने टॉपिक के बारे में बात करते हैं। तो बात क्या है कि परिवार से सीखता है। ठीक, पहली बात करेंगे परिवार से किस तरीके से सीखता है। तो परिवार से बच्चा पैदा हुआ, मैंने कहा जैसा कि वो पशु की तरह कैसा, उसके पास कोई नैतिकता नहीं है। वो चींटी को देखता उसको मार देता, चींटा को देखता उसको मार देता है, सांप को देखता उसको पकड़ने की कोशिश करता है। तो उसके अंदर कोई नैतिकता नहीं है। अब वो ये नहीं समझ रहा है कि भाई मैं सांप को पकड़ूंगा तो वो मुझे काट सकता है, चींटी को पकड़ा तो मर गई, मिसिल दी तो मर गई, लेकिन सांप को पकड़ेगा तो वो तो उसको काटेगा ही काटेगा। ठीक, तो और वहां पर चींटी को मार रहा है तो चींटी को ये भी नहीं उसे पता कि भाई किसी जीव को क्यों मारूं, उसने मेरा क्या बिगाड़ा है जिसलिए उसे मार दूं मैं। तो उसे ये भी नहीं पता कि जीवों को मारना भी पाप है। भाई ये तो बाद में सिखाया जाता है कि जीवों को मारना पाप है। तो ये सारी चीजें हम कहाँ से सीखते हैं, ये सारी चीजें हम अपने घर परिवार से, अपनी माँ से सीखते हैं ये सारी चीजें। तो अनौपचारिक शिक्षा का प्रशिक्षण कौन देती है, सबसे पहले तो हमारी माँ ही देती है, फिर उसके बाद हमारे पिताजी और हमारा घर पूरा मिल करके, और फिर उसके बाद जो बचा है वो समाज दे देती है। अब समाज किस तरीके से देती है, अब कहते हैं ना हम समाज के डर से नहीं ये चीज कर रहे हैं, नहीं तो हम करके दिखा देते अभी। ठीक, तो समाज के डर से व्यक्ति अपने आप को समाज में ऊंचा दिखाने के लिए कुछ कार्य करता है, अच्छे कार्य करता है। अब उसका मन नहीं है ये कार्य करने का, लेकिन समाज को दिखाने के लिए वो कर रहा है और अच्छे कार्य कर रहा है मन से, चाहे वो बड़ा परेशान हो कि मेरे पैसे खर्च हो रहे हैं इस धार्मिक कार्य में,
लेकिन अब करना है, क्योंकि समाज को दिखाना है और समाज के डर से ही तो वो कर रहा है। ठीक, तो समाज से हम अच्छी चीजें भी सीखते हैं और बुरी चीजें भी सीखते हैं। तो वो कहां से सीखते हैं? सब समाज से सीखते हैं। अब कैसे सीखते हैं, अब ये समझ लीजिए। कोई व्यक्ति है, कोई ऐसी समाज है जहां पर चोरी की बातें होती रहती हैं। अब एक व्यक्ति नया नया आया, उस समाज को ज्वाइन किया उसने, पहले वो चोरी नहीं करता था, लेकिन उस समाज में बैठा, बैठते बैठते उनकी बातें सुनी, प्लानिंग सुनी, उसने कहा सही है। शुरुआत में उन्होंने चोरी की, 1 लाख रुपए चुरा के ले आए एक रात में। उन्होंने कहा ये सही है, मैं तो साल भर कमाता हूँ, 1 लाख नहीं कमा पाता हूँ, इसने एक रात में कमा लिया। ठीक, अब उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो पकड़ा नहीं गया, लेकिन उसने सोच लिया कि भाई चोरी तो अब मैं भी करूंगा। ठीक, तो उसने क्या किया, अब अगले दिन वो भी चोरी करने चला गया और पकड़ गया तो अब उसको भली मार और जेल में डाल दिया गया। तब फिर उसने जाकर सीखा कि भाई चोरी करना तो गलत बात है ही, अब हम जेल में पड़े। वहीं दूसरा व्यक्ति एक बड़ा खराब व्यक्ति था, हर काम गलत करता था, वो जाके साधु के साथ बैठ गया, किसी संत के साथ उसकी समाज में बैठ गया। अब धीमे धीमे उसके प्रवचन सुनता रहा, उसमें ऐसा प्रभाव पड़ा कि वो खुद बड़ा विद्वान बन गया। तो समाज का प्रभाव पड़ता है, ये बात बिल्कुल सही है। आप जैसी संगति में रहेंगे वैसे आपको असर होंगे। ठीक, तो समाज और परिवार दोनों मिलकर के यहां बच्चे का प्रशिक्षण करते हैं, बच्चे के टीचर बनते हैं समाज और परिवार। कहां पर? अनौपचारिक शिक्षा देने के लिए। ठीक है, इसके बाद बात करें दूसरी पॉइंट की। प्रकृति में आने वाली समस्त वस्तुएं, समस्त प्राणी बालक के शिक्षक बनते हैं और बालक उनसे कुछ ना कुछ सीखता रहता है। अब मैंने आपको पहले भी बताया कि समाज और परिवार दोनों मिलकर के बालक के क्या बनते हैं? शिक्षक बनते हैं, प्रशिक्षण देते हैं, उसे सिखाते हैं सारी चीजें। ठीक है, तो यहां पर प्रकृति में आने वाली समस्त वस्तुएं, अब समस्त वस्तुओं में क्या, अब नदी बह रही है, ठीक, नदी बह रही है तो उसको देखकर भी तो कुछ सीखा जा सकता है कि भाई वो पहाड़ों में किस तरह उबड़ खाबड़ जगह से बह रही है, उसके सामने कोई पत्थर आ जाता है, कुछ दिन तक वो उसको काट काट के बहती है, एक दिन उसको वो काट डालती है बहते बहते घर्षण द्वारा। तो निरंतर बहती रहती, इसलिए तो हो जाता है। यदि 4 दिन बहे, 5वें दिन वो कह रहे भाई वहां से बहने में तो पत्थर पड़ रहा है। ठीक, तो क्या होता है, वो निरंतर बहती, तो यहां से हमें कंटिन्यू किसी कार्य को करने की सब प्रेरणा मिलती है। यदि हम कंटिन्यू करते रहेंगे तो हमें कहीं ना कहीं हमारा उद्देश्य प्राप्त हो जाएगा। ठीक, और बात करें समस्त प्राणियों की, तो समस्त प्राणियों में तो सभी आ जाते हैं ना, चाहे वो कोई भी माता पिता हो तो वो आ जाएंगे, कोई जीव जंतु हो तो वो भी आ जाएगा। अब पशुओं से किस तरीके से हम ज्ञान ले सकते हैं? पशुओं से भी तो हम ज्ञान ले सकते हैं। पशु पक्षियों सबसे, कोयल से बड़ा मधुर संगीत सुनाती है, तो इससे हम मधुरता का की प्रेरणा ले सकते हैं, सीख ले सकते हैं कि भाई देखिए कितने प्रेम से गा रही। संगीत का ज्ञान हम कहाँ से ले सकते हैं? इन पहाड़ों में बहती हुई नदियों से ले सकते हैं, और पशु पक्षियों के चहचहाने से ले सकते हैं, पक्षियों के चहचहाने से ले सकते हैं। चींटी एक पर्वत पर चढ़ती है, हजारों बार फिसलती है, लेकिन एक ना एक दिन वो चढ़ जाती है, इससे भी हम सीखते हैं। इन सारी चीजों से हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। हम प्रकृति में जितने भी वस्तुएं हैं, जीव हैं, इन सब से कुछ ना कुछ हम सीखते रहते हैं। और सीखते क्या है इनसे? हम सबसे अनौपचारिक शिक्षा सीखते हैं, किसी से औपचारिक शिक्षा नहीं सीखते हैं। ठीक, औपचारिक शिक्षा सीखने के लिए वो हम फिर विद्यालय ही जाएंगे, महाविद्यालय जाएंगे, विश्वविद्यालय जाएंगे, लेकिन अनौपचारिक शिक्षा हम कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं, जहां हमारी मर्जी हो हम वहां से प्राप्त कर सकते हैं। चाहे तो हम प्रकृति से प्राप्त कर लें, चाहे तो हम अपने माता पिता से, समाज से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये अनौपचारिक शिक्षाएं हैं। ठीक है, अब अनौपचारिक शिक्षा के जो अभिकरण है उनमें क्या क्या आता है, इन सब चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। अब वहां पे विश्वविद्यालय, विद्यालय आते थे, पुस्तकालय आते थे, ये सारी चीजें आती थी। और यहाँ पे क्या आता है? यहाँ धर्म आता है, घर परिवार आता है, समाज आती है, प्रकृति आती है, खेल का मैदान आता है, और मित्र आते हैं। ये सब किस तरीके से अनौपचारिक शिक्षाएं हमें देते हैं? तो बात सबसे पहले घर परिवार से ही कर लेते हैं। घर परिवार से शिक्षा हमें किस तरीके से मिलती है? अब घर परिवार से तो मैंने आपको पहले ही बताया कि माता जी हमारी पहली गुरु होती हैं, वही हमें सिखाती हैं। तो ज्यादा सिखाएं बताने की इसमें जरूरत नहीं है कि घर परिवार से हम किस तरीके से सीखते हैं। हमारे चाचा चाची, मम्मी पापा, भाई बहन, सारे लोग हमें बताते हैं कि भाई ये सही चीज नहीं है, ये गलत है, यदि कोई गलत कार्य होगा, और ये सही है, ये काम करो
तो ये सही है। ये सारी चीजें कौन बताता है हमें? ये सारी चीजें हमें बताते हैं हमारे माता पिता, घर परिवार वाले लोग। ठीक। इसके बाद समाज, समाज का मैंने आपको उदाहरण दिया कि आप समाज में जिस तरीके के व्यक्ति के साथ बैठेंगे उसी तरीके का आपको ज्ञान मिलेगा। आप किसी साधु के साथ बैठेंगे तो आपको सत्संग करने लगेंगे, सत्संग का ज्ञान आपको मिलने लगेगा। ठीक। आप किसी चोर वाली समाज में बैठने लगेंगे तो चोरी करने का मन आपका करने लगेगा। तो आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से आपको ज्ञान मिलता ही रहेगा। ठीक है। और फिर इसके बाद बात करें हम समाज की हमारी बात हो गई। अब बात करते हैं प्रकृति की, कि प्रकृति से हमें किस तरीके का ज्ञान मिलता है। तो प्रकृति से मैंने आपको बताया कि नदी से आप ज्ञान ले सकते हैं, आप चींटियों से ज्ञान ले सकते हैं। ठीक है। पहाड़ों से ऊंचे ऊंचे से ज्ञान ले सकते हैं, पक्षियों से ज्ञान ले सकते हैं, इन सभी चीजों से आप ज्ञान ले सकते हैं। अनौपचारिक शिक्षाएं आप इन्हीं से लेते हैं। ठीक। नैतिकता के बारे में आप इनसे सीखते हैं। ये सारी चीजें आप किससे सीखते हैं? ये प्रकृति से सीखते हैं। फिर इसके बाद खेल का मैदान। खेल का मैदान, देखिए आप खेल का मैदान लोग खेलने के लिए जाते हैं, लेकिन इससे भी हमें अनौपचारिक शिक्षा मिलती है। संगठन में किस तरीके की शक्ति होती है हमें खेल के मैदान में ही पता चलता है। कोई क्रिकेट की टीम खेल रही है, उसके 11 के 11 प्लेयर जो होते हैं वो अलग अलग विचार रखते हैं, अलग अलग तरीके से सोचते हैं, अलग अलग तरीके से कार्य करते हैं, वो टीम कभी नहीं जीतेगी। और वहीं दूसरी टीम जिसके 11 के 11 प्लेयर सामूहिक तरीके से बात करते हैं, एक प्लान बनाते हैं और फिर उस प्लान को करते हैं, संगठन में कार्य करते हैं, वो हमेशा जीतते हैं। भाई तभी तो एक कैप्टन बनाया जाता है, ताकि विवाद ना हो। भाई एक व्यक्ति की बात सुनो, उसने जो प्लान बना दिया सारे लोग उसी को फॉलो करेंगे। अब उस प्लान में सुझाव आप दे सकते हैं कि ये सही नहीं है, ये गलत है, तो वो व्यक्ति भी उस सुझाव को सुनेगा और समझेगा। लेकिन आपका प्लान फिर एक ही रहेगा, तो उससे जीतने के चांस अधिक बढ़ जाते हैं। और बात करें मित्र की, मित्र तो सबसे ज्यादा यूज करता है इस सारी चीजों के लिए। और वो किस तरीके से करता है कि मित्र को समझिए, यदि आप किसी मित्र के साथ हैं, यदि आपका कोई मित्र है जो अच्छे कार्य करता है तो आपको अच्छा ज्ञान देगा, और यदि बुरे कार्य करता है तो आपको बुरा ज्ञान देगा, बुरा प्रभाव पड़ेगा। अब कैसे, ये समझिए, कोई आप पहले खूब पढ़ते थे, टाइम से विद्यालय जाते थे, सारा होमवर्क करते थे, सारी चीजें करते थे, फिर आपका एक मित्र आया, वो आपके यहाँ आया और उसने कहा अरे चलो चलते हैं, घूमने चलते हैं। आपने पहले उसे मना किया, लेकिन अब मित्र है, बार बार कहा तो कहा चलो चलते हैं। अब गए, घूमे फिरे, 1-2 घंटे हमने बर्बाद किए। पहले 1-2 दिन तो खराब लगा, लेकिन मित्र है तो जाना पड़ा। और फिर उसके बाद हमें भी मजा आने लगा, तो हम उसके साथ जाने लगे, फिर काफी और सारे कार्य करने लगे उसके साथ, है धूम्रपान भी करने लगे। ये सारी चीजें कहां से? हमें मित्र से मिली। और वही दूसरा एक मित्र है जो आप बड़े कमजोर थे, सब्जेक्ट किसी सब्जेक्ट में कमजोर थे, और आप अपने शिक्षक से भी उतना खुल के बात नहीं कर सकती कि भाई कमजोर है, शर्मिंदगी महसूस होती है, क्योंकि ये बिल्कुल सही बात है। और फिर उसके बाद आप अपने एक मित्र से मिले, आपने उससे सारी बातें बताई, क्योंकि वो मित्र है आपका, और बताने के बाद उसने आपकी मदद की और उस सब्जेक्ट के बारे में आपको बताया, धीमे धीमे सिखाया, और एक दिन आपको उसने पूरा का पूरा सिखा दिया। तो ये क्या है? अनौपचारिक शिक्षा के अभिकरण है। अब इसके बाद बात करें विशेषताएं और गुण। तो विशेषताएं और गुण क्या है इसकी? तो पहली विशेषता है जीवन पर्यंत चलने वाली शिक्षा है। ये ऐसा नहीं है कि आपको औपचारिक शिक्षा की तरह कि आप जब 5 साल के हो गए तो आप विद्यालय जाना शुरू कर दिए, आपने इंटर किया, ग्रेजुएशन किया, उसके बाद जॉब करने लगे, आपकी औपचारिक शिक्षा समाप्त हो गई। लेकिन अनौपचारिक शिक्षा जब से आप पैदा हुए, पैदा क्या, जब आप गर्भ में थे तब से चालू हो गई थी आपकी, और जीवन पर्यंत चलेगी, जब तक आप मर नहीं जाएंगे, यानी कि वूम टू टूम चलेगी, गर्भ से लेकर के मृत्यु तक चलेगी, कब्र तक चलेगी। ठीक है। इसके बाद बात करें कि सरल तथा व्यवहारिक। अब सरल और व्यवहारिक कैसे? अब गणित में तो आपको फॉर्मूला बताए जाते हैं, सारी चीजें आपको समझ में आए तो ठीक है, ना समझ में आए तब भी आपको कंप्रोमाइज करना होता है। 2-4-6 बार तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन उसके बाद फिर आप भी सोचेंगे कि नहीं पूछना है। तो इसमें क्या है, इसमें आप जितनी तरीके से चाहें उतनी तरीके से पढ़ सकते हैं। व्यवहारिक तरीके से किस तरीके से? आप अपने मित्र से बैठ के पढ़ सकते हैं, तो किसी भी लैंग्वेज में बात कर सकते हैं, किसी भी तरीके से पढ़ सकते हैं, लेट के पढ़ सकते हैं, बैठ के पढ़ सकते हैं। तो ये सरल और व्यवहारिक है।
जीवन के प्रत्यक्ष अनुभवों से संबंधित है। अब ये शिक्षा है जो आपको ये सिखाएगी कि आपके जो समस्याएं हैं उसका क्या। भाई औपचारिक शिक्षा में तो आपको डिग्री मिल गई, वो डिग्री के लिए पढ़ाते हैं क्योंकि आपको गणित विज्ञान ये सारी चीजें पढ़ा देंगे, लेकिन औपचारिक शिक्षा ये आपको पढ़ाती है कि अनौपचारिक शिक्षा ये आपको पढ़ाती है कि आप अपने जीवन को आगे कैसे बढ़ाएंगे, किस तरीके से क्या करेंगे। अब स्कूल में तो आपको बताया नहीं गया कि भाई आपकी आगे जाके शादी होगी, आपको इस तरीके से शादी अपना दाम्पत्य जीवन गुजारना है। भाई आपको ये स्कूल में नहीं बताया जाता है ये सारी चीजें। ये सारी चीजें आप अनौपचारिक तरीके से समाज से सीखेंगे, देखेंगे किसी व्यक्ति की शादी हुई है, क्या है, कैसी रस्में होती हैं, क्या होता है। ये सारी चीजें आप कहाँ से सीखते हैं? ये सारी चीजें आप सीखते हैं अनौपचारिक शिक्षा यानी समाज से सीखते हैं। देख देख के लोगों से पूछ पूछ के बातें करके ये सारी चीजें आप सीखते हैं। ठीक, तो ये चीजें आप किससे सीखते हैं? मतलब अनौपचारिक शिक्षा से ये सारी चीजें आप सीख सकते हैं। स्वतंत्र वातावरण है। स्वतंत्र वातावरण किस तरीके से? आप विद्यालय जाते हैं, औपचारिक शिक्षा में आपको 8 घंटे बैठना ही होता है, वहां बैठ करके पढ़ना होता है, सारे सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। जो मन है वो भी पढ़ना है, जो नहीं है मन वो भी पढ़ना है, क्योंकि आपको तो पढ़ना ही पड़ेगा, क्लास में बैठे तो पढ़ना पड़ेगा। लेकिन यहाँ क्या है? यहाँ स्वतंत्र वातावरण है। आप चाहें तो गणित पढ़िए, आप चाहें तो विज्ञान पढ़िए, आप चाहें तो रामायण पढ़िए, जो आपकी मर्जी हो। अभी आप 1 घंटा पहले गणित पढ़ रहे थे, अब आप मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं, आप दर्शन पढ़ रहे हैं। आपका जो मन हो वो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। और लास्ट बात है कि अनिश्चित, इसमें कुछ भी निश्चित नहीं है। देखिए, अनिश्चित काल तक चलती है और अनिश्चित कोर्स है। इसमें कोई ये नहीं है कि आपको भाई निश्चित तरीके से कि आज आपको ये सब्जेक्ट पढ़ना है और पूरा कंप्लीट आपको कर लेना है, तो ये सारी चीजें नहीं है। तो यानी ये अनिश्चित है। ठीक, अब इसके बाद बात करें कमियों की। अनौपचारिक शिक्षा की जो कमियां हैं वो क्या है? तो पहली तो है अव्यवस्थित ज्ञान। व्यवस्थित ज्ञान नहीं है इसमें, ये बात तो है। अब कैसे है अव्यवस्थित ज्ञान? अब अव्यवस्थित ज्ञान का मतलब यहाँ पर ये है कि भाई आप कोई चीज पढ़ रहे हैं, अब आप गणित पढ़ रहे हैं, अब आपका मन विचलित हो गया, नहीं गणित नहीं पढ़ना है, आप विज्ञान पढ़ने लगे। 10 मिनट बाद आप अंग्रेजी, आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि आखिरकार आप पढ़ें तो पढ़ें क्या। व्यवस्थित तरीके से ज्ञान नहीं आपको मिलता, किसी की चीज किसी में घुस जाती है, रिलेट कर जाती है, तो यहाँ पर अव्यवस्थित ज्ञान है। गलत धारणाओं का विकास होता है। अब गलत धारणाओं का विकास क्या होता है? आप किसी परंपरागत चीजों को मान रहे हैं और वो पहले से चली आ रही। देखिए, परंपरा और संस्कार, संस्कृति और परंपरा दोनों में बड़ा अंतर है। परंपराएं बना दी जाती हैं कि भाई आपको ये करना, वो सही है या गलत। भाई परंपरा बनाई क्यों गई है? परंपरा इसलिए, उस जब बनाई गई थी तब परिस्थितियां दूसरी थी, आज परिस्थिति दूसरी है, तो परंपराओं को बदला जा सकता है। ठीक है, तो अब उस समय की परिस्थिति के अनुसार वो परंपरा बना दी गई थी कि भाई आप इस तरीके से कार्य करेंगे, लेकिन आज वो जरूरी थोड़ी है। यदि कहा जाए कि पहले शादी 5 साल में होती थी, वो परंपरा तब अलग थी, लेकिन फिर बदलाव हो गए कि भाई आप शादी नहीं, आप बाल विवाह नहीं कर सकते, आपको शादी 18 में करनी होगी। ठीक, तो तब समय दूसरा था, तब 18 में की जाती थी, लेकिन आज फिर बदलाव हो गया। बदलाव ये हुआ कि भाई लड़का जब 21 में मैच्योर हो रहा है तो लड़की 18 में कैसे मैच्योर हो जाएगी? भाई लड़की को भी उतना ही समय दिया जाए कि वो भी 21 की हो और लड़का भी 21 का हो, तो अब 21-21 दोनों बराबर। तो ये अब यदि ये शिक्षाएं आपको कहाँ से मिलेंगी? ये औपचारिक तरीके से मिलेंगी। अनौपचारिक तरीके से तो ये मिलेंगी नहीं। अनौपचारिक तरीके से तो आप मानेंगे कि भाई समाज ने जो कह दिया है वही सही है, परंपराएं सही है तो चल रही है, गलत धारणाओं का विकास बढ़ता रहता है। फिर इसके बाद बात करें कि कौशलों के विकास में कमी। अब कौशलों के विकास में कमी किस? प्रशिक्षण से रिलेट कीजिए। आप प्रशिक्षण कहाँ लेंगे? विद्यालय में जाकर के लेंगे। और यदि प्रशिक्षण नहीं लिया है तो कोई भी कार्य आप करेंगे बड़े स्लो तरीके से, अपने अनुभवों से करेंगे। जो आप सीखेंगे, गलतियां करेंगे, उससे सीख करके ही करेंगे। लेकिन आप प्रशिक्षण लिए तो वो गलतियां आपको पहले ही सिखा दी जाती हैं, पहले ही आपको बता दी जाती हैं। ठीक है, इसके बाद बात करें अनिश्चित योजना की, कि इसमें कोई योजना नहीं होती है, चाहे जिस तरीके से पढ़ते रहिए, ये भी इसकी एक कमी है। और फिर लास्ट बात करेंगे कि अनुशासन की कमी है। इसमें कोई अनुशासन नहीं है। आपका मन है तो आप पढ़िए, आपका मन नहीं है तो आप मत पढ़िए। आपने कल सोचा कि भाई मैं अब कल से पूरी की पूरी रामायण पढ़ लूंगा,
2 हफ्ते में। लेकिन अब कल तो आपने ये विचार बनाया, कल आपने पढ़ा भी, मेहनत भी की, उसका ज्ञान अर्जित भी किए, लेकिन दूसरे दिन आपको कोई कार्य लग गया, फिर आप नहीं पढ़े। जबकि औपचारिक शिक्षा में आपको कोई भी कार्य लग जाए, लेकिन आप विद्यालय जाएँगे ही जाएँगे। ठीक है? तो ये सारी इसकी कमियाँ हुई। तो आज यहीं तक रखते हैं, क्योंकि काफ़ी बड़ी क्लास हो गई है हमारी, और इसके बाद निरौपचारिक शिक्षा के बारे में हम कल डिस्कशन करेंगे, और उसके आगे का डिस्कशन भी करेंगे। तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, और घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।